हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस। माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा। तो आइए, हम लोग पढ़ रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आज का वीडियो लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था? ये दिया था R.H. विटेकर। R.H. विटेकर। और 5 किंगडम सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, आपको याद होगा, मोस्ट एक्सेप्टेबल है। और ये दिया गया था 1969 बाय अमेरिकन साइंटिस्ट, और अमेरिकन साइंटिस्ट का नाम आपको अभी बताया, R.H. विटेकर। इसमें पहला किंगडम था मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजी, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमेलिया। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक ऐसा किंगडम है जहाँ पर प्रोकैरियोट्स को रखा गया है, जबकि बाकी किंगडम में हमने यूकैरियोट्स को रखा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और मैं प्रोकैरियोट्स के बारे में 2-3 फीचर और बता चुका हूँ, या मोनेरा के बारे में, कि इसमें नॉन सेलुलर सेल वॉल पाई जाती है। नॉन सेलुलर मतलब जो सेल की ना बनी हो, इसको नॉन सेलुलोजिक भी बोला था हम लोगों ने। और ये बनी होती पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड। और आज मैं इसका नाम बता देता हूँ। इस सेल वॉल जिस केमिकल की बनी होती है उसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन, जो आगे के लेक्चर में मैं आपको क्लियर कराऊंगा। पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। तो व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकन? पेप्टिडोग्लाइकन इज नॉन सेलुलोजिक स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड एमिनो एसिड। ठीक है। अब आप जानते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और ये कैसी सेल है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल है, इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके कुछ मेंबर ऑटोट्रॉफिक थे, तो कुछ मेंबर जो थे वो हेट्रोट्रॉफिक थे। ठीक है, ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में मैंने आपको 2 तरह के बताए थे, एक फोटोसिंथेटिक यानी बीजीए, एक कीमोसिंथेटिक यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है। और हेट्रोट्रॉफ्स में सैप्रोफाइट यानी मृतोपजीवी और पैरासिटिक यानी परजीवी, ये दोनों आ जाते हैं। आइए, मैं थोड़ा सा आपको मोनेरा स्टार्ट करने से पहले प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताता हूँ। एनसीईआरटी की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो साइटोलॉजी से ली गई हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएं। तो देखते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। तो देखिए, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, यानी बैक्टीरिया मान लीजिए इसको। इसमें बाहर की तरफ क्या होता है? देखिए, सेल इन्वेलप होता है, सबसे बाहर पाया जाता है सेल इन्वेलप। और सेल इन्वेलप में 3 पार्ट होते हैं। सबसे बाहर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, उसी का मॉडिफिकेशन है कैप्सूल। अगर ये लेयर अगर टफ और थिक होती है तो इसी को बोलते हैं कैप्सूल, और अगर ये थिन और लूज होती है तो इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर, तो ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। और ये अगर थिक और टफ होगी तो हम इसे बुलाएंगे कैप्सूल, और अगर ये लूज और कैसी होगी, लूज और थिन, देन इट इज नोन एज स्लाइम लेयर। इज इट क्लियर? देखिए, सेकेंड लेयर होती है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल इसको रिजिड बनाती है, सेल वॉल इसकी बाहर की कवरिंग को रिजिड बना देती है, और क्या प्रोवाइड करती है? प्रोवाइड द शेप, प्रोवाइड द शेप। ध्यान दीजिएगा, ये शेप प्रोवाइड करती है, और ये इसको मैकेनिकल इंजरी से बचाती है, यानी मैकेनिकल इंजरी से बचाती है, ठीक है। थर्ड वाली जो लेयर होती है, इसमें लिखा हुआ है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हो, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल हमारे यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा होता है, ठीक है, यानी लिपिड की बाइलेयर पाई जाएगी, और प्रोटीन इसमें 2 प्रकार का होगा, एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक, 2 प्रकार की प्रोटीन होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में क्या एब्सेंट होता है? कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, सेल ऑर्गेनेली के बारे में बताता हूँ। किसी प्रोकैरियोटिक सेल में 2 प्रकार के सेल ऑर्गेनेली किसी भी सेल में होने चाहिए, एक मेम्ब्रेनस, एक नॉन मेम्ब्रेनस। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं। केवल और केवल कौन सा पाया जाता है? नॉन मेम्ब्रेनस,
नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है, और उसका सबसे पॉपुलर नेम है राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो कॉमन है, ये नीट में पूछा जा चुका है 1-2 साल पहले कि बताइए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कॉमन सेल ऑर्गेनेली कौन सा है, राइबोसोम। और इसको स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली भी बोलते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली भी बोलते हैं। और ये 70S टाइप का होता है। एस को सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट भी कहते हैं, जो 2 यूनिट का मिलके बना होता है। 50S बड़ी यूनिट होती है और 30S छोटी यूनिट होती है। ठीक है, तो 2 बातें क्लियर हो गई। न्यूक्लियाइड किसको बोलते हैं, देखिए लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस को, लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड को जीनोफोर भी कहा जाता है, जीनोफोर। और इसमें क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो तो इस तरह के न्यूक्लियस को न्यूक्लियाइड कहते हैं, या जीनोफोर भी कहते हैं, या एक और नाम दे सकते हैं, इनसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म को आप जानते हो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेन एरिना ऑफ द सेल। मेन एरिना मतलब जहाँ बहुत सारी रिएक्शन होती है, मेन एरिना ऑफ द सेल, जहाँ पर सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं मेन एरिना ऑफ द सेल। ठीक है, अच्छा और देखिए और क्या पाया जा रहा है, और आप देख रहे हो ब्रेस्ट जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। पहले इसको देखिए, ये फ्लैजिला है, तो इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, और फ्लैजिला में 3 भाग होते हैं। ये जो सबसे बाहर वाला भाग है, ठीक है, इसको बोलते हैं फिलामेंट, फिर यहाँ पर पाया जाता है छोटा सा हुक, और सबसे बॉटम पे पाया जाता है बेसल बॉडी। और इसमें अगर हम इसका TS काटें तो 9+0 टाइप का अरेंजमेंट होगा, जो कि किसी प्रोकैरियोटिक सेल का यूनिक फीचर है। ठीक है, फ्लैजिला मे बी प्रेजेंट और मे बी एब्सेंट इन बैक्टीरिया, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि उसको मोटाइल बनना है कि नॉन मोटाइल। ठीक है, ऐसे ही आप देख रहे हो फ्लैजिला जैसे ही स्ट्रक्चर को, कुछ को पिली बोल रहे हैं और कुछ को हम क्या बोल रहे हैं, फिम्बरी, कुछ को फिम्बरी कहते हैं। तो पिली और फिम्बरी भी होती है, तो आइए मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल आपको बता देता हूँ, पिली और फिम्बरी क्या होती है। देखिए एक दूसरा फिगर है, इसमें आप ये देख पा रहे हो, ये तो फ्लैजिलम में 9+0 अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और फ्लैजिला मे बी प्रेजेंट और मे बी एब्सेंट, इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। अब आप देखो, आपको न्यूक्लियाइड पता चल चुका है, आपको राइबोसोम पता चल चुका है, कैसा था बच्चों, 70S टाइप। ये साइटोप्लाज्म आपको पता चल चुका है, इसको हमने क्या बोला, मेन एरिना ऑफ द सेल। एरिना उसको बोलते हैं जहाँ सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। अब आप देख पा रहे हो, ये देखिए, ये पिली या पाइलस, सिंगुलर फॉर्म को पाइलस बोलते हैं, इसी को प्लूरल फॉर्म में पिली भी बोल सकते हैं। पिली होता है, देखिए पिली कैसा दिख रहा है, लंबा है ना, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इलॉन्गेटेड होता है, ठीक है, और हॉलो होता है, और ये बना होता है पिलिन नाम का प्रोटीन का, मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। और इसका काम होता है हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन, रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, दिस इज नोन एज कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बना देता है, ध्यान दीजिएगा, जिससे जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से निकल के दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है। ठीक है, ये तो आप देख ही रहे हो, ग्लाइकोकैलिक्स का मॉडिफिकेशन था, कैप्सूल, फिर देखिए ये सेल वॉल थी, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी थी, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है जिसमें कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है, जबकि हमारी यूकैरियोटिक सेल में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। फिर अब बचा फिम्बरी। अब फिम्बरी देखिए, फिम्बरी कैसे होते हैं, ये शॉर्ट स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर शॉर्ट, और ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे ब्रश निकला हुआ है, ब्रश से जो बाल निकले हैं, जैसे आप टूथ ब्रश करते हो तो उससे बहुत सारे ऐसे हेयर्स निकले होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही देखिए इसके चारों तरफ से हेयर निकले हुए हैं, यानी कैसा होता है, ब्रिसल लाइक या ब्रश लाइक। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है किसी भी रॉक से चिपकने में मदद करना, या तो होस्ट के टिश्यू से चिपकने में मदद करना, यानी हेल्प्स इन एडेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है,
तो आपको लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये क्या है, इंक्लूजन, तो इनको इंक्लूजन बॉडी भी एनसीईआरटी ने लिखा है, इंक्लूजन बॉडी। अच्छा, इंक्लूजन बॉडी जो होती है ये होती कैसी है, नॉन मेम्ब्रेनस की मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस, जैसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, जैसे गैस वैक्यूल इन बीजिए, और कुछ और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें पाई जाती है, जैसे फास्फोरस ग्रेन्यूल, फास्फोरस ग्रेन्यूल। और इनको स्टोरेज बॉडी भी कहते हैं क्योंकि ये रिजर्व मटेरियल को स्टोर करती हैं, इसलिए इनको स्टोरेज बॉडी भी बोलते हैं, स्टोरेज बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है, या रिजर्व बॉडी भी बोलते हैं, और रिजर्व बॉडी, और रिजर्व बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर हो गई। प्लाज्मिड के बारे में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, देखिए ये तो इसका मेन जेनेटिक मटेरियल था, ये इसका मेन जेनेटिक मटेरियल था, और किसका बना होता है, सर्कुलर डीएनए का बना होता है, सर्कुलर डीएनए का बना होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। जबकि एक और सर्कुलर डीएनए है, ये मेन डीएनए नहीं है, ये भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, बट ये मेन डीएनए नहीं है। मेन डीएनए तो ये पर्पल कलर का यहाँ दिखाया गया है, देखिए, और जबकि ये जो है ये यहाँ पर ऐसे छोटा सा दिखाया गया है, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ज़्यादातर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाया जाता है, और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। देखिए ये क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, और इसको आप वेक्टर की तरह यूज़ करते हो इन बायोटेक्नोलॉजी, और ये विशेष तरह के फिनोटाइप प्रोवाइड करता है किसी भी बैक्टीरिया को, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और ये वेक्टर की तरह काम करता है। वेक्टर का काम क्या था, डिज़ायर्ड डीएनए को जोड़कर किसी भी होस्ट में इंट्रोड्यूस कर देना, और इस पर मैं वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, तो जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है वेक्टर क्या होते हैं, वो जा कर के ओल्ड वीडियो में सर्च कर लेंगे तो उनको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको लगभग छोटा छोटा सारा पॉइंट बता दिया। एक दो बातें और बताना चाहेंगे, आइए देखते हैं उनको भी। देखिए ये जो अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जगह जगह पे फोल्डेड हो जाती है ऐसे, तब इसको बोलते हैं मीजोसोम, देन इट इज़ नोन एज मीजोसोम। और मीजोसोम के बहुत सारे काम होते हैं, एनसीईआरटी ने लिखे हैं, जैसे ये सेल वॉल बनाती है, सेल वॉल फॉर्मेशन करती है, और क्या करती है, डीएनए रेप्लिकेशन करती है, और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इन डॉटर सेल, डॉटर सेल। और क्या करती है, देखिए सरफेस एरिया बढ़ा रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ा देती है, ठीक है। फिर और क्या काम है इसका, सिक्रीशन में मदद करती है, हेल्प्स इन सिक्रीशन। और क्या करती है, एंजाइम स्टोरेज का काम करती है। तो ये बहुत सारे काम एनसीईआरटी में दिए, मैंने एक एक चीज़ आपको ब्रीफ करा दिया। अच्छा, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जैसे बीजीए हुआ, और या फिर सल्फर बैक्टीरिया हुआ, या फिर नॉन सल्फर बैक्टीरिया हुए, उनमें क्या पाया जाता है, उनमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डेड हो जाती है, और वो क्या करती है, उनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक ग्रेन्यूल्स हैं वो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक ग्रेन्यूल स्टोर हो जाते हैं। तो इनको बोलते क्रोमैटोफोर, इनको बोलते बच्चों क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर। और ये क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं बीजीए एंड अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होता है, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो लाइट रिएक्शन में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं बच्चों, लाइट रिएक्शन में मदद करते हैं, ठीक है, क्लियर। देखिए क्रोमैटोफोर के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा बता देता हूँ जो एनसीईआरटी में नहीं है। क्रोमैटोफोर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, किस प्रकार के बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आप जानते हो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, और सल्फर बैक्टीरिया, और नॉन सल्फर बैक्टीरिया, इन सभी में पाए जाते हैं। क्रोमैटोफोर इज कलर्ड, क्रोमैटोफोर कलर क्यों होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है। और मेम्ब्रेन एसोसिएटेड वेसिकल, क्योंकि इसमें कौन सी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डेड हो जाती है और वो वेसिकल बना लेती है, ठीक है, मैंने आपको फिगर में बताया था। और इसका काम क्या है, इसका काम है फोटोसिंथेसिस में मदद करना। दे कंटेन
डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट, डिफरेंट कलर के पिगमेंट होते हैं, वो आपको पता ही है, क्योंकि बहुत सारे पिगमेंट्स के कलर होते हैं। जैसे कुछ का अभी मैं बता देता हूँ आपको। क्रोमैटोफोर्स जो होते हैं उनके अंदर एक तो क्लोरोफिल होता है, लेकिन इसके क्लोरोफिल को बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जैसा ही होता है बट थोड़ा सा डिफर होता है, यानी स्लाइट डिफर फॉर्म ऑफ, स्लाइट डिफर फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल थोड़ा बहुत अंतर होता है, ज़्यादा नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। प्लस कैरोटिनाइड्स होता है। कैरोटिनाइड्स में दो चीज़ें आती हैं, तो ये तो किस कलर का हो गया, ग्रीन, ये तो ग्रीन कलर का लगभग हो गया, ठीक है। और फिर देखिए ये कैरोटिनाइड्स जो होता है इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है कैरोटीन और एक जेंथोफिल। और जो कैरोटीन होता है ये ऑरेंज कलर का होता है, और जेंथोफिल ये होता है येलो कलर, येलो कलर्ड। इसका फार्मूला पूछा जाएगा तो C40H56। इसका फार्मूला पूछा जाएगा तो C40H56O2। बस यही एक डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया, क्योंकि हमें BGA पढ़ना पड़ेगा अभी आगे चल के मोनेरा में, तो हमको ये चीज़ें समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। क्लियर। देखिए NCERT में एक दिया हुआ है कि टिपिकल बैक्टीरिया का साइज़ कितना होता है, तो 1 to 2 माइक्रोमीटर। लेकिन एक और जगह थ्योरी में दिया हुआ है कि बैक्टीरिया कुड बी, यानी बैक्टीरिया कितने बड़े हो सकते हैं, बैक्टीरिया कुड बी, तो आंसर आएगा 3 to 5 माइक्रोमीटर, 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो बताइए दो क्वेश्चन, पहला टिपिकल बैक्टीरिया का साइज़ पूछा जाएगा 1 to 2 माइक्रोमीटर, जबकि बैक्टीरिया कुड बी तो आप बताओगे 3 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि बैक्टीरिया में हमें क्या क्या पढ़ना है। बैक्टीरिया में हमको पढ़ना है पहला आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा हमको पढ़ना है यू बैक्टीरिया। तीसरा ग्रुप हमको पढ़ना है माइकोप्लाज्मा, या फिर बोल सकते PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो देखो ये लिखा है PPLO का साइज़ लगभग 0.1 माइक्रोमीटर दिया है, लेकिन एक जगह और दिया हुआ है, एक जगह दिया हुआ है 0.3 माइक्रोमीटर। तो आप बताइएगा 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर। बताइए इस समय सबसे छोटी लिविंग सेल का नाम क्या है, PPLO। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज नोन एज PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और अभी आज आप पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। अच्छा, यहाँ वायरस भी दिया हुआ है, तो वायरस तो नॉन लिविंग होता है, शरीर के बाहर ये नॉन लिविंग है और शरीर के अंदर ये लिविंग होता है। खैर वायरस को हम सेलुलर नहीं बोलते, ये नॉन सेलुलर होती है। यूकैरियोटिक सेल का साइज़ भी जान ही लीजिए, तो ये होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर, यानी इससे कितने गुना बड़ी होती है, लगभग 10 टाइम्स, लगभग 10 टाइम्स। क्रॉस का मतलब होता है ना 10, क्रॉस का मतलब होता है टाइम्स, और मैंने आगे लिख दिया 10, मतलब 10 टाइम्स ये लगभग बड़ी होती है। मैं ऐसे लिख भी देता हूँ, 10 टाइम्स लगभग बड़ी होती है, ठीक है। तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको, और आपने देखा भी कि ये छोटी होती है। एक बात और जान लीजिए, जो सेल स्मॉल होती है वो तेज़ी से डिवाइड करती है, यानी डिवाइड्स रैपिडली, डिवाइड्स रैपिडली, रैपिडली डिवाइड करती है, ध्यान दीजिएगा। तो आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें मैंने क्लैरिफाई करा दी। एक चीज़ और बता देते हैं, यू बैक्टीरिया में आपको पढ़ने दो ग्रुप, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसको ऐसे बांट दीजिए, फोटोसिंथेटिक ना कह के हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आ जाएगा, और याद करिए लास्ट लेक्चर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में हमको BGA पढ़ना है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में हमें बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया ये पढ़ने हैं। दूसरा ग्रुप हो जाएगा, हमको पढ़ना पड़ेगा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसमें क्या, इसमें दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला लैब, उसके अलावा क्या होता है एंटीबायोटिक बनाने वाला, जिससे एंटीबायोटिक निकालते हैं, एंटीबायोटिक। और कौन से होते हैं जिसमें डिकम्पोजर्स वगैरह आते हैं, डिकम्पोजर्स वगैरह आते हैं। तो मैंने आपको लगभग सब कुछ बता दिया मोनेरा स्टार्ट करने से पहले।
तो बताइए मोनेरा का सोल मेंबर क्या होता है? मोनेरा का मतलब होता है बैक्टीरिया। बच्चों मोनो मतलब क्या होता है? वन। वन का मतलब क्या होता है? सोल। सोल सोलो बोलते हैं ना, सोलो फोटो, सोलो पिक्चर। तो सोल सोल मेंबर का मतलब इकलौता मेंबर, तो इकलौता मेंबर है बैक्टीरिया। बताइए मोनेरा का इकलौता मेंबर है बैक्टीरिया। अच्छा बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि मैक्रो? माइक्रोस्कोपिक। तो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। तो आई थिंक कि आपको जो इंट्रोडक्शन है वो समझ में आ गया होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में चीज़ें को और डिस्कस करते हैं। मोनेरा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं मोनेरा में कैसे क्या होता है। तो दिस इज़ एनसीईआरटी। देखिए किंगडम मोनेरा पढ़ रहे हैं, पहला किंगडम। और मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब वन, वन मतलब सोल। तो सोल मेंबर बताइए बैक्टीरिया। मोनेरा में एकमात्र मेंबर को रखा गया है जिसका नाम है बैक्टीरिया। ठीक है, फिर आगे देखिए, ये मोस्ट अबेंडेंट होते हैं, मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तभी तो बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, प्रेजेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया यानी सैकड़ों बैक्टीरिया हो सकते हैं एक मुट्ठी सॉइल में, यानी हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर सॉइल। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, दे ऑल्सो लिव इन द एक्सट्रीम हैबिटेट, मतलब वहाँ पे भी रह सकते हैं जहाँ पानी खौलता हुआ हो, यानी हॉट स्प्रिंग। याद करिए इसका एक मैं नाम बताता हूँ, थर्मस एक्वेटिकस। याद आया आप लोगों को? थर्मस एक्वेटिकस। और इससे आप लोगों ने निकाला था टैग पॉलीमरेज एंजाइम, टैग पॉलीमरेज एंजाइम, जिसको यूज़ किया गया था पीसीआर में। पीसीआर मतलब बच्चों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका भी वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, आप ओल्ड वीडियोस में जा करके देख लीजिए। फिर ये डिजर्ट्स में भी पाए जा सकते हैं, रेगिस्तान में, बर्फ़ में भी पाए जा सकते हैं, डीप ओशियंस में भी रह सकते हैं। वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, मतलब जहाँ पे लाइफ बहुत कम सर्वाइव करती वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन द ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, ज़्यादातर कैसे होते हैं? पैरासाइट, परजीवी, यानी कोई ना कोई रोग कॉज करते हैं, कोई ना कोई डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पे? शेप के आधार पे। आपके साइटोलॉजी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साइटोलॉजी में, कि प्रोकैरियोटिक सेल का शेप एंड साइज में वेरी बहुत वेरी कर सकता है, यानी बहुत चेंज हो सकता है। ठीक है, इसीलिए तो देखिए बैक्टीरिया को शेप के आधार पे डिवाइड किया गया है। एक बात और जान लीजिए बच्चों कि शेप एक्चुअली में शेप वेरी करता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ द सेल। शेप किस पर डिपेंड करता है? फंक्शन ऑफ द सेल पर, फंक्शन ऑफ द सेल पर डिपेंड करता है। ठीक है, कितने शेप हो सकते हैं? पहला हो गया स्फेरिकल या कोकस, प्लूरल फॉर्म को कोकी बोलते हैं। तो ये देखिए कोकस स्मॉलेस्ट होता है, ये स्मॉलेस्ट होता है। दूसरा होता है रॉड शेप या बेसिलस, प्लूरल फॉर्म में बेसिली बोलते हैं। ये देखिए बेसिली है। ठीक है, ये रॉड शेप है। फिर आगे देखिए कॉमा शेप जो होता है उसको विब्रियम, प्लूरल फॉर्म में विब्रियो बोलते हैं। ये थर्ड प्रकार हो गया। ये देखिए कॉमा शेप, ये देखिए कॉमा के आकार का है, कॉमा जैसा है, इसलिए इसको विब्रियो, जैसे विब्रियो कॉलेरी जिससे कॉलेरा होता है। फोर्थ शेप हो गया आपका स्पाइरल या स्प्रिलियम, स्पाइरल या स्प्रिलियम। ठीक है, स्पाइरल शेप को क्या को नाम दिया गया है? स्प्रिलियम। प्लूरल फॉर्म हो गया स्पाइरिला, स्पाइरिला। ठीक है, वो ये वाला है, देखिए स्पाइरल ऐसे ऐसे है स्पाइरल। और इनमें देखिए दोनों सतह पर फ्लैजिला पाए जा रहे हैं। तो कुछ में फ्लैजिला हो सकते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। तो जिनमें होंगे वो मोटाइल और जिनमें नहीं होंगे वो नॉन मोटाइल। तो आई थिंक कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। शेप किस पर डिपेंड करता है? फंक्शन ऑफ द सेल पर। देखिए मैं हमेशा आपको इस ढंग से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आपको सारा बायोलॉजी समझ में आ जाए, क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना नहीं है, आपका टारगेट है पूरी बायोलॉजी को कवर कर लेना, बिकॉज यू वांट टू क्रैक द नीट। ठीक है, आप केवल सीखने नहीं आए हो, आप उस नीट क्रैक करने आए हो। इसीलिए बिल्कुल बी अलर्ट और वीडियो लेक्चर बार बार देखिए। इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आप कभी भी वीडियो लेक्चर ऑन करके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपके कन्फ्यूज़न दूर हो सकते हैं। ओके बच्चों, देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशनल बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। न्यूट्रिशनल बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, न्यूट्रिशनल बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है। मतलब ये अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं। मैं बीच बीच में यूनिक पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ इसीलिए।
अच्छा, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बहुत ही सिंपल था, जैसा कि आपने देखा बहुत सिंपल था। केवल राइबोसोम वगैरह पाया जा रहा था, ज़्यादा उसमें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया था, ना ही क्लोरोप्लास्ट था, और भी चीज़ें नहीं थी, बहुत ही सिंपल था। बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इसमें मेटाबॉलिज्म बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इनके अंदर अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, यानी उपापचय जो चल रहा है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज़ वेरी सिंपल, बट इनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स। क्लियर? कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। देखिए, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी यानी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आगे लिखा है सम ऑफ द बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक। मैंने अभी आपको बोला था कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बताओ ऑटोट्रॉफिक में कितने पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, एक कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। क्लियर? ठीक है। दे कैन देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, यानी इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से भी बना सकते हैं और लाइट से भी बना सकते हैं। जो लाइट से बनाएंगे फोटोसिंथेटिक, जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से बनाएंगे या सब्सटेंस से बनाएंगे उनको बोलेंगे हम लोग कीमोसिंथेटिक। ये आगे और क्लियर कराऊंगा। फिर देखिए, दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, तो देखिए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बता दिया और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बता दिया। एग्जाम्पल्स आपको पता है, इसका एग्जाम्पल है बीजीए, इसका एग्जाम्पल हो गया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, और भी बहुत सारे होते हैं। वास्ट वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं, यानी ज़्यादातर बैक्टीरिया अपना खाना नहीं बना पाते। तो फिर ये कैसे होंगे? या तो ये अपने खाने के लिए डिपेंड करेंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, कैसे? या तो सड़ी गली चीज़ों पर डिपेंड करेंगे, तब इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब बच्चों मृतोपजीवी, जो मरी हुई चीज़ों पर रहते हैं। और या तो ये पैरासाइट बन जाएंगे, या तो ये पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, पैरासिटिक होते हैं यानी परजीवी। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बता देता हूँ, इंग्लिश, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें, बिकॉज बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑन द चैनल, इसीलिए मुझे बाइलिंगुअल बोलना पड़ता है। इज इट क्लियर? फर्स्ट ग्रुप हमको पढ़ना है आर्की बैक्टीरिया। अच्छा, आर्की बैक्टीरिया लिखा हुआ है, बैक्टीरिया आर स्पेशल। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये बहुत विपरीत परिस्थितियों में सर्वाइव कर सकते हैं, यानी एक्सट्रीम सिचुएशंस में ये सर्वाइव कर सकते हैं। हार्श हैबिट मतलब, हार्श हैबिट का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियाँ, विपरीत सिचुएशंस। जैसे कि सॉल्टी एरिया में रहते हैं, हेलोफाइल्स बोलेंगे। हॉट स्प्रिंग यानी खौलते पानी में रहेंगे, थर्मोएसिडोफिल बोलेंगे। और दलदली प्लेस पर रहेंगे या मार्सी प्लेस पर तो मैथनोजन। और अगर आपको याद हो बच्चों, तो कल एक फार्मूला बताया था मेहता साहब, तो जैसे आपने एक सीरियल देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो मेहता तो याद ही रहेगा। एमी मतलब बच्चों, एमी का मतलब मैथनोजन, मैथनोजन। एच का मतलब बच्चों हो गया हेलोफाइल्स यानी सॉल्ट लविंग। और टी ए का मतलब बच्चों, टी ए का मतलब क्या हो गया? थर्मोएसिडोफिल, थर्मोएसिडोफिल। क्लियर? तो ये बातें आपको क्लैरिफाई हो गई होंगी। आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से डिफर है। किस प्रकार डिफर है? इनके सेल वॉल स्ट्रक्चर के मामले में ये डिफर है। देखो, सेल वॉल भी डिफर होता है और सेल मेम्ब्रेन भी थोड़ी सी डिफर होती है, मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। और यही इसे यूनिक बनाते हैं ताकि ये उस एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशन को झेल सके या फेस कर सके। आइए मैं इसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ। एनसीईआरटी से बाहर चलते हैं, देखते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ कि सेल वॉल इसका यूनिक क्यों है, सेल वॉल यूनिक क्यों है, ये बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए, द सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया आर डिस्टिंक्टिव फ्रॉम दोज ऑफ यू बैक्टीरिया, यानी आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से किस प्रकार डिफर है सेल वॉल के मामले में? आर्की बैक्टीरियल सेल वॉल आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन। पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन उसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है। जबकि यू बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है बच्चों? पेप्टिडोग्लाइकन। यू बैक्टीरिया का यूनिक फीचर है पेप्टिडोग्लाइकन, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, जबकि इसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जाता है। ठीक है, मैनी आर्की बैक्टीरिया हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ द पॉलीसेक्राइड स्यूडोम्यूरिन। इसमें पाया जाता है स्यूडोम्यूरिन। कई बार फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्यूडोम्यूरिन का बना होता है, ध्यान दीजिएगा।
और इसमें कभी भी पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं पाया जाता है। तो बच्चों क्लियर हो गया। द मेजर स्ट्रक्चर इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, डबल लेयर्ड होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। बताइए, आपने पढ़ा होगा लिपिड बाई लेयर की बनी होती है, तो इसमें भी लिपिड बाई लेयर की बनी होती है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा डिफर होता है, विच इज कॉल्ड एज लिपिड बाई लेयर। देखो लिपिड बाई लेयर हो गई ना, ये उसका पोलर हेड हो गया, ये नॉन पोलर टेल हो गया। फिर लिखा है फास्फोलिपिड ऑफ आर्किया आर अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब थोड़े से डिफर है, अनयूजुअल मतलब जो यूजुअल ना हो, यानी कि ये बहुत ज़्यादा यूजुअल नहीं होते, मतलब नॉट कॉमन टाइप, दे आर वेरी डिफर टाइप, नॉट कॉमन टाइप। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दो डिफरेंस। पहला डिफरेंस था सेल वॉल का और दूसरा डिफरेंस था सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, फास्फोलिपिड तो पाई जाती है, बट वो कैसी है बच्चों, यूजुअल क्या अनयूजुअल, तो आंसर आएगा अनयूजुअल, अनयूजुअल टाइप की होती है। ठीक है, आइए अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। यहाँ तक हम लोग ने कर लिया था, यहाँ से यहाँ तक का आर्कीबैक्टीरिया का पॉइंट पढ़ लिया था एनसीईआरटी से। अब आगे बढ़ते हैं। मैथनोजन आपने कहाँ पढ़ा है, ये मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं और ये पाए जाते हैं इन द गट। गट मतलब स्टोमक में, किसके स्टोमक में पाए जाते हैं, सेवरल रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट मतलब क्या होता है, जो अपना माउथ लगातार चलाते रहते हैं, यानी जुगाली करने वाले। जैसे गाय देखा होगा, बकरी देखा होगा, हमेशा अपना माउथ चलाती रहती है, तो उनको बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल। और इनमें स्टोमक होता है कंपाउंड स्टोमक, इनमें कंपाउंड स्टोमक होता है और हम लोग का सिंपल स्टोमक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सच एज काऊ, जैसे काऊ में, बुफैलोज में, यानी गाय में, भैंस में, इन सभी में। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। ये क्या बनाते रहते हैं अंदर, मीथेन। तो ये मीथेन एक्चुअली में जब गाय का गोबर मिलता है तो उसको हम लोग गोबर गैस प्लांट में डाल देते हैं। डंग मतलब गोबर। तो जब गोबर मिलता है गाय का तो हम लोग उसको कहाँ डाल देते हैं, हम लोग बायोगैस प्लांट में डाल देते हैं। बायोगैस प्लांट में डालने के बाद बायोगैस प्रोड्यूस हो जाती है। वो गैस बनाई किसने, वो मैथनोजन ने बनाई थी, मैथनोजन। बैक्टीरिया का नाम क्या है, मैथनोबैक्टीरियम, मैथनोबैक्टीरियम या बैक्टीरिया। और ग्रुप का नाम क्या है, मैथनोजन। ग्रुप का नाम क्या है, मैथनोजन। कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे, मीथेन। मीथेन गैस इनफ्लैमेबल है कि नॉन इनफ्लैमेबल, इनफ्लैमेबल है, इसीलिए वो कुकिंग और लाइटनिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाएगी। अच्छा, बायोगैस प्लांट को किसने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, KVIC और आयरी। KVIC और आयरी 12th की एनसीईआरटी से बता रहा हूँ। KVIC का पूरा नाम बच्चों खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और आयरी का पूरा नाम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको सारी बातें मैं बता पाऊँ, क्लियर हो जाए आपको सारे कॉन्सेप्ट, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और इसको वीडियो को आगे देखते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं यू बैक्टीरिया, दूसरा ग्रुप पढ़ रहे हैं यू बैक्टीरिया। तो देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया, यानी हजारों प्रकार के यू बैक्टीरिया हो सकते हैं। और यू मतलब होता है ट्रू और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया है। यू का मतलब होता है ट्रू और बैक्टीरिया का मतलब कि बैक्टीरिया, मतलब ये ट्रू बैक्टीरिया है। और पहले वाले बैक्टीरिया कैसे थे, आर्की बैक्टीरिया, यानी पुराने समय के बैक्टीरिया, जब ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुई थी तब उनका निर्माण हुआ था। तो दे आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इसमें कैसी सेल वॉल होती है, रिजिड। रिजिड सेल वॉल किसकी बनी थी बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकन। क्या उसमें स्यूडोम्यूरिन पाया गया, नहीं। एंड इफ मोटाइल, अगर मोटाइल होंगे तो फ्लैजिलम होगा, फ्लैजिलम पाया जाएगा। कैसा अरेंजमेंट था, 9+0, 9+0। साइनोबैक्टीरिया इसके अंतर्गत आएगा। साइनोबैक्टीरिया को पहले हमें पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है ऑटोट्रॉफिक, फिर इसमें पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक, फिर पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। तो आइए पढ़ते हैं पहले साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा गया, क्योंकि ये इसको पहले एल्गी में रखा गया था। पहले साइंटिस्ट कंफ्यूज थे इसलिए इसको एल्गी में रख दिया गया था, बट अब इसे ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, साइनोबैक्टीरिया। अगर आपके ऑप्शन में BGA और साइनोबैक्टीरिया दोनों दिया हो तो देखिए एनसीईआरटी ने किसको हाईलाइट कर रखा है, साइनोबैक्टीरिया। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये एल्गी नहीं रहा, अब ये साइनोबैक्टीरिया बन चुका है। इसके अंदर क्लोरोफिल A होगा, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, जैसा ग्रीन प्लांट में होता है वैसे ही क्लोरोफिल A होगा। और क्या होता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, इसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और पृथ्वी पर पहली बार ऑक्सीजन किसने निकाली, यानी ऑक्सीजन इवॉल्व, ठीक है, पहली बार ऑक्सीजन निकालने वाला जो ऑर्गेनिज्म था
वो था साइनोबैक्टीरिया। पृथ्वी पर पहली बार ऑक्सीजन किसने निकाली? साइनोबैक्टीरिया ने बच्चों, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं ना, यूनिसेलुलर तो होंगे ही होंगे बच्चों। आप पढ़ रहे हो मोनेरा, दुनिया में जितने प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर्स हैं दे आर केप्ट अंडर मोनेरा। और ये कॉलोनी बना लेते हैं कभी कभी क्या करते हैं? कॉलोनी बना लेते हैं, ठीक है। और फिलामेंट के फॉर्म में भी अरेंज हो जाते हैं। ये मैरीन भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हो सकते हैं। मैरीन भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी कहा गया क्योंकि पहले एल्गी मानते थे ना। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिन सीथ। इनकी कॉलोनी जो होती है जिलेटिन सीथ द्वारा घिरी होती है। अभी मैं फिगर दिखा रहा हूँ। दे आर ऑफन फॉर्म द ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर। आपने 12th की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि एल्गल ब्लूम कौन कॉज करता है? तो एल्गल ब्लूम कॉज करती है बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। पानी इसमें सड़ जाता है, बदबूदार हो जाता है, स्टिंकी हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। आपको एल्गल ब्लूम के बारे में 12th की एनसीईआरटी में पढ़ाया गया होगा या आप पढ़ोगे आगे चल के। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in a specialized cell called heterocyst। इसमें स्पेशल सेल को क्या बोलते हैं बच्चों? स्पेशल सेल इज नोन एज हेट्रोसिस्ट, ठीक है। तो जैसे नॉस्टॉक और एनाबेना में होता है, नॉस्टॉक और एनाबेना में होता है। क्लियर हो गई बात? तो क्या लिखा हो, एक बात और देखिएगा, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म यानी कुछ में हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, सभी में नहीं पाया जाता, ठीक है। जैसे ऑसिलिटोरिया में एक बार पूछा गया है, नहीं पाया जाता है, फिर भी वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एक्चुअली हेट्रोसिस्ट में क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ और डिटेल में, आइए देखते हैं। देखिए एनसीईआरटी का फिगर है, लिखा हुआ है फिलामेंटस बीजीए। फिलामेंटस भी हो सकते थे, कॉलोनियल भी हो सकते थे। किसका फिगर दिया हुआ है? नॉस्टॉक। ध्यान दीजिएगा, एनाबेना और नॉस्टॉक दो होते थे तो नॉस्टॉक का दिया हुआ है। ये देखिए चारों तरफ क्या म्यूसिलेजिनस सीथ है यानी चिपचिपी होती है, इसी को जिलेटिनस सीथ भी बोलते हैं, जिलेटिनस सीथ, ताकि ये पानी में रहते हुए सड़ ना जाए, ठीक है। ये देखिए स्पेशल सेल है जो कुछ और बीजीए में पाई जाती है, इनको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। और हेट्रोसिस्ट में पाया जाता है नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। एज लगा है तो एंजाइम होगा। इसका काम होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये बदल देता है अमोनिया में बदल देता है, ठीक है। नाइट्रोजिनेस कन्वर्ट्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। और ये प्रेजेंट किसके पास है? बीजीए में भी कहाँ प्रेजेंट है? हेट्रोसिस्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये बन जाता है अमोनिया और इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसी को बोलते हैं बच्चों बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इज इट क्लियर? तो इसी को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहा गया है। आई होप सो कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको अभी कुछ देर पहले क्रोमेटोफोर के बारे में बताया था ना, तो देखिए एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। क्रोमेटोफोर पाए जाते थे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नाम बताइए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, या साइनोबैक्टीरिया। बट हाँ साइंटिफिकली क्या सही होगा बोलना? साइनोबैक्टीरिया। क्रोमेटोफोर किससे बने थे? कलर्ड बॉडी थी, मेम्ब्रेन से डिराइव हुए थे। प्लाज्मा कौन सी मेम्ब्रेन से बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिराइव हुए थे। और ये क्या करते थे? फोटोसिंथेसिस। और दे कंटेन डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट। जैसे ये किस कलर का था? ग्रीन। और ये किस कलर का था? ये था ऑरेंज एंड येलो, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला ग्रुप है यू बैक्टीरिया में। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया, अब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो देखिए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं? ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को या सबस्ट्रेट को, जैसे कि नाइट्रेट हुआ, नाइट्राइट हुआ और अमोनिया हुआ, इन सबको ये क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और जब किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या एक्सर्गोनिक रिएक्शन होगी कि एंडरगोनिक? एक्सर्गोनिक, तो वो एनर्जी निकलेगी और इससे एटीपी बना लेते हैं। यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, इनऑर्गेनिक मटेरियल से क्या निकाल लेंगे? एटीपी। कैसे? बाय द ऑक्सीडेशन, ठीक है। जैसे कुछ बैक्टीरिया के नाम आपको याद दिला देता हूँ। जैसे कुछ होते हैं, आपने सुना होगा नाइट्रोवेक्टर, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास,
आप नाइट्रोजन फिक्सेशन के समय आपने पढ़ा होगा, वरना मैं आपको फिर आगे के वीडियो लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन साइकिल में देखो आप ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसी तरह फास्फोरस साइकिल में करेंगे। इसी तरह मैंने आपको बीच में बताया था आयरन साइकिल में भी और सल्फर साइकिल में भी, इन सब में मदद करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी ये मिनरल रिसाइकलिंग में मदद करते हैं, मिनरल रिसाइकलिंग या न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में मदद करते हैं, ठीक है। अब एक आखिरी ग्रुप है जो सबसे बड़ा ग्रुप है, और इस ग्रुप को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये देखिए सबसे बड़ा ग्रुप है, तो मोस्ट अबेंडेंट होगा नेचर में या लेस अबेंडेंट होगा। और इसके भी ज़्यादातर मेंबर कैसे होते हैं? डिकम्पोजर्स। आपने सुना होगा डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंजाई, ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजिशन करती हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंप्लीफाइड कर देना, सड़ी गली ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज कर देना, यानी उनकी बॉडी को सिंप्लीफाइड कर देना, जिससे क्या होगा? मिनरल की रिसाइकलिंग बढ़ जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है बच्चों? तो हेट्रोट्रॉफिक की फोटोसिंथेटिक हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में भी ज़्यादातर मेंबर कैसे हैं? डिकम्पोजर्स, ठीक है। देखिए मैनी ऑफ देम, यानी ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमारे ह्यूमन अफेयर्स में इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे देखिए यानी हमारे मानव के काम आते हैं। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी किसकी बात कर रहा है? लैब की। लैब यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये दूध को दही में बदल देता है। साथ में विटामिन B12 की मात्रा को भी बढ़ा देता है, जिससे परनीसियस एनीमिया नहीं होगा, व्यक्ति एनीमिया से बच जाएगा। तो मिल्क इज़ बेटर कि कर्ड इज़ बेटर? बच्चों बताइए, कर्ड इज़ बेटर। एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन के भी काम में आएगा, बहुत सारे, जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, ये सारे नियोमाइसिन, तो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के काम में भी आ रहा है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द लेग्यूम रूट्स, कुछ इनमें से क्या करते हैं? लेग्यूम पौधों की जड़ों में होते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते रहते हैं। जैसे याद करो राइजोबियम, राइजोबियम लेग्यूमिनेसियम सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा है सम आर पैथोजन कॉजिंग द डैमेज टू ह्यूमन बींग, यानी कुछ पैथोजन होते हैं, और पैथोजन में भी क्या होंगे? पैरासाइट, ये होते हैं पैरासाइट, ज़्यादातर पैरासाइट होते हैं, यानी रोग पैदा करेंगे, हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे, हमारे पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है ना, खेत वाले एनिमल को नुकसान पहुंचाएंगे, पेट्स यानी पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचाएंगे। कॉलेरा किससे होता है बच्चों? कॉलेरा होता है विब्रियो कॉलेरी से। किससे होता है? विब्रियो कॉलेरी, तो मैं नाम भी बता देता हूँ। टाइफाइड किससे होता है? 12th की NCERT में दिया हुआ है, साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी। इसके लिए कौन से टेस्ट करते हैं? विडाल। कौन से टेस्ट करते हैं? विडाल, WIDAL। टिटनेस क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी से होता है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी से क्या होता है? टिटनेस। आपने देखा होगा जब किसी आयरन के रस्टेड आयरन से चोट लग जाए या जंग लगी चीज़ों से चोट लग जाए तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमसे बोलते हैं टिटबैक का इंजेक्शन लगवा लीजिए, तो ये होता है टिटनेस से बचने के लिए उपाय। सिट्रस कैंकर जैंथोमोनास सिट्री से होता है, जैंथोमोनास सिट्री। तो ये वेल नोन डिजीज़ हैं, ये सारी बहुत वेल नोन डिजीज़ हैं, कॉज बाय डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जो कि डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया ने कॉज की है, ठीक है। इतनी बातें हमें समझ में आ गई। आइए और बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखिए NCERT में क्या लिखा हुआ है? बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, इसको आप बोलते हो बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन मतलब एक बैक्टीरिया दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, दो बराबर भागों में लगभग डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये डिवाइड हो रहा है और इसका जेनेटिक मटेरियल भी हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। इसका जेनेटिक मटेरियल देखिए आधा इधर आधा इधर चला गया है, ठीक है। ये है इसकी सेल वॉल और ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। लिखा है डिवाइडिंग बैक्टीरियम। कैसे डिवाइड हो रहा है? बाइनरी फिजन। आपको बता दूं बाइनरी फिजन में जो DNA रेप्लिकेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ। DNA रेप्लिकेशन जो होता है बाइनरी फिजन के समय, वो S फेज में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस नहीं होती है। तो क्या उसमें इंटरफेज होगा? नहीं। क्या उसमें M फेज होगा? नहीं, ठीक है। तो माइटोसिस नहीं होती तो ना इंटरफेज होगा ना M फेज, तो इसी कारण इसमें S फेज में नहीं होता है। ये भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है। DNA रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस इन S फेज भी ऑप्शन दिया होगा और फिजन भी ऑप्शन दिया होगा, तो फिजन सही होगा, ठीक है। एक बात और बता दूं,
इनमें जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कंप्लीट होता है 18 मिनट्स में। कितनी देर में कंप्लीट होता है? नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है 18 मिनट्स में, लेकिन जो बाइनरी फिजन का टाइम है वो 20 मिनट में कंप्लीट होता है, 20 मिनट्स। तो आपसे क्वेश्चन 2 पूछे जा सकते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन का टाइम 18 मिनट्स, जबकि आप बताओ बाइनरी फिजन का टाइम 20 मिनट, तो हर 20 मिनट में डबल हो जाते हैं। आपने मेसेल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, कई चीज़ें मैं आपको याद दिला रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और आपका ब्रेन बिल्कुल शार्पली वर्क करे। सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, कभी कभी अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर बनाने लगते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों कौन सा स्पोर, तो यहाँ नहीं दिया, एंडोस्पोर। एंडोस्पोर इज मोस्ट रेजिस्टिव स्पोर ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड। ठीक है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय द सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे होता है ना, बिल्कुल उसकी तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। देखिए सॉर्ट ऑफ का मतलब उसके जैसा, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेवर बी प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो फिर इनमें ये क्यों लिखा है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब उसी के जैसा लगता है, मतलब मिमिक्री उसके जैसी होती है, वरना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। इसके लिए इसमें होता क्या है, इसमें बहुत प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया। देखो कहीं नहीं लिखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनना चाहिए, गैमेट, वो यहाँ नहीं बनेगा। ठीक है। और क्या होना चाहिए, जाइगोट, वो भी यहाँ नहीं बनेगा। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे गैमेट नहीं, जाइगोट नहीं बनेगा, इसीलिए यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ उसके जैसा ये कन्फ्यूज़न की वजह से लगता है। आइए थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बता देता हूँ जो एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं है। तो 3 प्रकार का यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो सकता है। एक है कॉन्जुगेशन, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको आपने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में पढ़ा होगा। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया गया था ना 12th की एनसीईआरटी में दिया जेनेटिक्स में, उसमें प्रूफ किया गया था कि डीएनए इज़ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज़ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन वो प्रूफ नहीं हो पाया था। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में प्रूफमेंट नहीं हो पाया था डीएनए इज़ जेनेटिक मटेरियल, बट इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था। ठीक है। तीसरा होता है ट्रांसडक्शन। तो 3 प्रकार का होता है, आइए थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। जब जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में किसी कॉन्जुगेशन ट्यूब द्वारा चले जाए, किसके द्वारा चला जाए, कॉन्जुगेशन ट्यूब। और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब किसने बनाया, पिली ने, याद करिए पिली। अब यहाँ का डीएनए जो होता है, यहाँ का डीएनए जो होता है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ का डीएनए हालांकि सर्कुलर डीएनए होता है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। तो अगर किसी ट्यूब के द्वारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, तो फिर इसे क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन। फिर से बता देता हूँ, कॉन्जुगेशन में जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया वाया कॉन्जुगेशन ट्यूब एंड कॉन्जुगेशन ट्यूब इज फॉर्म्ड बाय पिली। ठीक है। अब आगे देखिए, अगर एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल दूसरी बैक्टीरिया में डायरेक्टली चला आए, अगर एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में डायरेक्टली चला आए, तब इसे क्या बोलेंगे, तब इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया था। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और यहाँ याद हो तो S थर्ड से R सेकंड में चला गया था, इसलिए ये इसका नेचर चेंज हो गया था, नेचर चेंज। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, अगर जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज द्वारा ट्रांसफ़र हो। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे रहते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, द वायरस विच लिव्स ऑन द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो अगर जेनेटिक मटेरियल, इनका जेनेटिक मटेरियल, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में अगर बैक्टीरियोफेज द्वारा पास हो रहा है, अगर बैक्टीरियोफेज द्वारा पास हो रहा है, तब हम इसे बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तो मैंने इसके बारे में भी आपको बता दिया जो एनसीईआरटी में नहीं था। आइए और आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी में माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, अच्छा मैं पहले ही बता चुका हूँ, माइकोप्लाज्मा को PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, पहले इमेज को देखिए, इमेज बार बार ब्लिंक कर रही है, उसमें क्या लिखा हुआ है, आई डोंट, लिखा है आई डोंट बिलीव
इन वॉल, यानी ये इसके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो बताइए इसके पास क्या नहीं पाई जाती? इसके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसके ऊपर पेनिसिलियम का कोई असर नहीं होता। पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है ना, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है, लेकिन ये पेनिसिलियम काम किस पर करता है? ये काम करता है सेल वॉल, सेल वॉल को डैमेज कर देता है तो बैक्टीरिया मर जाता है। अब इनके पास तो सेल वॉल ही नहीं होती, इसीलिए पेनिसिलियम इस पर वर्क नहीं कर पाता है, पेनिसिलिन जो होता है इस पर वर्क नहीं कर पाता है, याद रखिएगा, क्योंकि वो सेल वॉल पे ही वर्क कर पाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पेनिसिलिन जो होता है वो किस पर वर्क नहीं कर पाएगा। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब आप देख पा रहे हो इसमें, इस फिगर में आप ये भी देख पा रहे हो लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है, आरएनए भी है, डीएनए भी। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, इसमें डीएनए प्लस आरएनए दोनों पाया जाता है, डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, ठीक है। और क्या पाया जा रहा है? और राइबोसोम तो होगा ही होगा, राइबोसोम्स तो प्रेजेंट ही होगा। और क्या पाया जा रहा है? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल तो होती नहीं, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की। तो लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। आइए थोड़ा और पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास क्या नहीं होता है? इनके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, मैंने आपको पहले ही बोला था स्मॉलेस्ट लिविंग सेल पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। और दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ऐसा बोला गया जब तक ऑक्सीजन है तब तो ये सर्वाइव कर ही लेंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तो भी ये सर्वाइव कर लेते हैं, इसीलिए इनको फैकल्टेटिव एनएरियोब्स भी कहा गया है। फैकल्टेटिव एनएरियोब्स मतलब जनरली एरियोबिक होते हैं, ऑक्सीजन ना रहने पे ये एनएरियोबिक बन जाते हैं। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा एनिमल और प्लांट दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं, एनिमल और प्लांट दोनों के लिए पैथोजेनिक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो एनसीईआरटी में नहीं है वो भी बता देता हूँ। माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ ये लगभग सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है, मतलब दोनों एक ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। पीपीएलओ का पूरा नाम होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या पीपीएलओ शॉर्ट में बोला जाता है, और इसको ये नाम दिया गया 1930 में, 1930 में ये नाम दिया गया। माइकोप्लाज्मा एक्चुअली में जीनस को कह सकते हैं, माइकोप्लाज्मा जीनस को कहते हैं, पीपीएलओ जो ऑर्गेनिज्म है उनके जीनस को माइकोप्लाज्मा कहते हैं। तो माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ लगभग सेम है, बट एक उसके ग्रुप का नाम है और एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर उसका नाम है, ठीक है। बोथ नेम रिफर्स टू द बैक्टीरिया दैट लैक्स द सेल वॉल, यानी कि ये ऐसा नाम है, चाहे मैं माइकोप्लाज्मा की बात करूं उसमें भी सेल वॉल नहीं होगा, या मैं पीपीएलओ की बात करूं उसमें भी सेल वॉल नहीं होगा, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग लेक्चर में देखेंगे क्या? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, नेक्स्ट लेक्चर में किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में देखेंगे। तब तक आप लोग वीडियो देखते रहिए, सारे कन्फ्यूज़न दूर करते रहिए। आई होप सो कि मैंने आपको आज मोनेरा बिल्कुल क्लियर करा दिया होगा। और स्टे एट होम और हमेशा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, और आपको इसको पूरा यूटिलाइज़ करना चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूँ ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। क्लियर?